नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में प्रयागराज का दौरा करेंगे। वे विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे जिसमें 2 लाख महिलाएं भाग लेंगी। स्व सहायता समूहों की 16 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 1000 करोड़ रुपए की राशि भी हस्तांतरित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी कंपनियों के प्रमुखों से बजट पूर्व विचार विमर्श किया। लोकसभा ने मतदाता सूची को आधार संख्या से जोड़ने का विधेयक पारित किया। परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जनजातियों के लिए 9 विधानसभा सीटें और अनुसूचित जातियों के लिए 7 सीटों का प्रस्ताव किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने इस वर्ष अक्टूबर में 12,73,000 सदस्य जुड़े। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने टाटा सन्स द्वारा एयर इंडिया के अधिग्रहण की मंजूरी दी। सऊदी अरब ने कोवैक्सीन लगवा चुके भारतीय नागरिकों को प्रवेश की अनुमति दी। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमण को देखते हुए दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक स्थगित। और एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी के सेमीफाइनल में आज ढाका में भारत का सामना जापान से होगा। समाचार प्रभात में रवि कपूर के साथ मैं फरहत नाज। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में शामिल होगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। कल का हमारा प्रश्न था, उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जिसने अरुणाचल प्रदेश के पूर्व सियांग जिले में ब्रिटेन के एक अधिकारी की हत्या करके ब्रिटिश शासन का विरोध किया था। इसका सही उत्तर है मतमूर जमोह। इस स्वतंत्रता सेनानी ने अरुणाचल प्रदेश में ब्रिटिश शासन के विरोध में ब्रिटिश अधिकारी नॉयल विलियमसन की हत्या कर दी थी। इस कारण हुकूमत ने 1911 में अबोर एक्सपीडिशन चलाया जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय जनजातीय लोगों पर अत्याचार किया। आकाशवाणी समाचार को विश्व भर से श्रोताओं से बड़ी संख्या में प्रतिक्रिया मिली है। हमारी भाग्यशाली विजेता हैं बिहार पटना के मोगलपुरा से कनक। नमस्कार, मेरा नाम कनक है। मैं पटना बिहार की रहने वाली हूँ। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ को भारत सरकार आजादी का अमृत महोत्सव के तौर पर मना रही है। आकाशवाणी द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव को जन उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। यह एक अत्यंत ज्ञानवर्धक प्रोग्राम है। मैं इसे ध्यान पूर्वक सुनती हूँ। आकाशवाणी के इस प्रोग्राम के द्वारा हम देश के भविष्य पर निगाह रखते हुए देश की आजादी के गौरवशाली इतिहास को भी याद रख सकेंगे। और अब अमृत महोत्सव प्रतियोगिता का अगला प्रश्न। सितंबर 1942 में असम के गोहपुर में भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थन में ग्रामीणों के हथियार रहित जुलूस का नेतृत्व करने वाली 18 वर्षीय युवती को पुलिस ने गोली मार दी थी। इस युवा शहीद युवती का नाम बताएं। श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। ईमेल एक बार फिर से सुन लें, amritmahotsav@prasarbharati.gov.in।
एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिया जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में प्रयागराज का दौरा करेंगे। वे दोपहर में एक विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे जिसमें 2 लाख से अधिक महिलाएं शामिल होंगी। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि वे इस कार्यक्रम में विभिन्न स्व सहायता समूह के बैंक खातों में 1000 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित करेंगे। इससे स्व सहायता समूहों की 16 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ होगा। ये राशि दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत दी जाएगी। इस वर्ष अगस्त में महिला स्व सहायता समूहों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा था कि स्व सहायता समूहों से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बदलाव आ रहा है। साथियों, स्वयं सहायता समूह और दीनदयाल अंत्योदय योजना आज ग्रामीण भारत में एक नई क्रांति ला रही है और इस क्रांति की मशाल महिला सेल्फ हेल्प समूहों से संभव हुआ है और उन्होंने संभाल करके रखी है। बीते 6-7 वर्षों में महिला स्वयं सहायता समूहों के आंदोलन और तेज हुआ। आज देश भर में लगभग 70 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप है जिनसे लगभग 8 करोड़ बहनें जुड़ी हैं। पिछले 6-7 सालों के दौरान स्वयं सहायता समूहों में 3 गुना से अधिक बढ़ोतरी हुई है। 3 गुना अधिक बहनों की भागीदारी सुनिश्चित हुई है। प्रधानमंत्री ने स्व सहायता समूहों को सुदृढ़ बनाने के लिए केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों पर प्रसन्नता व्यक्त की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कार्यक्रम में प्रधानमंत्री 20,000 महिला कारोबार संवाददाता सखियों के खातों में वजीफे की पहली किश्त के रूप में 4-4 हजार रुपए भेजेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि भी हस्तांतरित करेंगे। इस योजना से कन्याओं को उनके जीवन के विभिन्न चरणों में नकद राशि मिलती है। इस योजना के तहत प्रति लाभार्थी हस्तांतरित की जाने वाली कुल रकम 15,000 रुपए है। प्रधानमंत्री 202 पूरक पोषण निर्माण इकाइयों की आधारशिला भी रखेंगे। इन इकाइयों का वित्त पोषण स्वयं सहायता समूह कर रहे हैं और इनके निर्माण में प्रति इकाई के हिसाब से लगभग 1 करोड़ रुपए का खर्च बैठेगा। ये इकाइयां राज्य के 600 प्रखंडों में एकीकृत बाल विकास योजना के तहत पूरक पोषण की आपूर्ति करेंगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल विभिन्न कंपनियों के मुख्य कार्यकारियों से बातचीत की। केंद्रीय बजट से पहले उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से प्रधानमंत्री की ये दूसरी बातचीत थी। श्री मोदी ने कोविड महामारी से संघर्ष के दौरान देश की अंतर्निहित शक्ति सामने आने का उल्लेख किया। उन्होंने उद्योग जगत के नेताओं से उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना जैसी नीतियों का पूरा लाभ उठाने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कॉरपोरेट क्षेत्र को कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और प्राकृतिक खेती जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश करना चाहिए। नीतिगत सुधारों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने अनुपालन प्रक्रिया को आसान बनाने पर बल दिया। उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री को अपने विचारों से अवगत कराया। उद्योग जगत ने आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना साकार करने के लिए योगदान की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए पीएम गति शक्ति सहित सरकार के विभिन्न उपायों की सराहना की। प्रधानमंत्री से बातचीत के बाद अपोलो अस्पताल समूह की प्रतिनिधि ने उनके नेतृत्व को कुशल और प्रेरक बताया। The Prime Minister's leadership has been absolutely inspiring. Over the years, he led literally from the front, and me as a healthcare worker, I know the amount of work which went in during the COVID times, and I'm so proud to be an Indian. The Ayushman Bharat scheme or the Atmanirbhar scheme, which was both discussed, he gave us a patient hearing, but the amazing thing is that every point each one of the industrialists put forth, he remembered it and spoke about it in the interaction, which I think is amazing for a head of state. His leadership has been inspirational. His message was very clear that while the government can support, you are the ones who have to go there, achieve and perform. कोटक महिंद्रा बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदय कोटक ने कहा कि प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत और स्टार्टअप इंडिया जैसे सरल और प्रभावी सुधारों से महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं।
I think time has come for Indian business, Indian industry, India's banking and financial sector to think about scale without fear. And I'm very enthused about the potential of India, and Indian banking and finance is out there ready to support industry across CD, that is sustainability, inclusion, digital and infrastructure. We will grow, we will make India happen, and Indian financial sector will make India happen as per the dreams of the Prime Minister. फर्जी मतदान को रोकने तथा मतदाता सूची को आधार संख्या से जोड़ने वाला चुनाव विधि संशोधन विधेयक 2021 कल लोकसभा में पारित हो गया। इसमें 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके व्यक्तियों को मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए प्रतिवर्ष 4 अवसर देने का प्रावधान है। संसद के बाहर कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विधेयक देश में व्यापक चुनाव सुधारों का मार्ग प्रशस्त करेगा। आपका नाम अगर एक इलेक्शन में वोटर लिस्ट 4-5 जगह में है, 4-5 जगह में तो वोट नहीं करेंगे ना, एक ही जगह करेंगे, तो नकली वोटर या आपका जो फेक वोटिंग होता है, इसको रोकने में ये बिल बहुत बड़ा काम करेगा। फर्जी वोटर जो भी है उसका नाम कटना चाहिए। अगर आप देश का नागरिक हैं तो आपका एक ही वोटर लिस्ट होना चाहिए, वोटर लिस्ट में एक ही नाम होना चाहिए। इसी दिशा में ये कदम हम बढ़ा रहे हैं। विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू आज राज्यसभा में चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 पेश करेंगे। लोकसभा ने कल इसे पारित कर दिया था। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन सनदी लेखाकार, लागत और कार्य लेखाकार तथा कंपनी सचिव संशोधन विधेयक 2021 पेश करेंगी। परिसीमन आयोग ने जम्मू डिवीजन में 6 विधानसभा सीटें और कश्मीर डिवीजन में 1 विधानसभा सीट बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। पहली बार जम्मू कश्मीर में 9 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए तथा 7 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के भाग 5 प्रावधानों के अंतर्गत 3 सदस्यीय आयोग का गठन 6 मार्च 2020 को किया गया था। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में प्रयागराज का दौरा करेंगे। वे विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे जिसमें 2 लाख महिलाएं भाग लेंगी। स्व सहायता समूहों की 16 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 1000 करोड़ रुपए की राशि भी हस्तांतरित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी कंपनियों के प्रमुखों से बजट पूर्व विचार विमर्श किया। लोकसभा ने मतदाता सूची को आधार संख्या से जोड़ने का विधेयक पारित किया। परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जनजातियों के लिए 9 विधानसभा सीटें और अनुसूचित जातियों के लिए 7 सीटों का प्रस्ताव किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ से इस वर्ष अक्टूबर में 12,73,000 सदस्य जुड़े। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने टाटा सन्स द्वारा एयर इंडिया के अधिग्रहण की मंजूरी दी। सऊदी अरब ने कोवैक्सीन लगवा चुके भारतीय नागरिकों को प्रवेश की अनुमति दी। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमण को देखते हुए दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक स्थगित और एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी के सेमीफाइनल में आज ढाका में भारत का सामना जापान से होगा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने टेलिस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एयर इंडिया लिमिटेड, एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड और एयर इंडिया सेट्स एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में शेयरधारिता अधिग्रहण की मंजूरी दे दी है। इस वर्ष अक्टूबर में सरकार ने एयर इंडिया के विनिवेश को मंजूरी दी थी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अक्टूबर महीने के दौरान 12,73,000 अंशदाता जुड़े हैं। संगठन ने बताया कि इस वर्ष अक्टूबर में पेरोल में पिछले वर्ष की इस अवधि की तुलना में 10.22% की वृद्धि हुई है। देश में अब तक 138 करोड़ 26 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 82 करोड़ 82 लाख से अधिक टीके पहली डोज के रूप में और 55 करोड़ 43 लाख से अधिक दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 4 दिन के दौरे पर आज केरल पहुंचेंगे। राष्ट्रपति कन्नूर हवाई अड्डे पहुंचने के बाद कासरगौड के लिए रवाना होंगे, जहां वे केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय के 5वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। पूर्व निर्वाचन आयोग आज गोवा में विधानसभा चुनाव तैयारियों की समीक्षा करेगा। गोवा के मुख्य चुनाव अधिकारी श्री कृणाल ने आकाशवाणी को बताया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा तथा निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार रंजन और अनूप चंद्रा पांडे आज राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और अन्य से बातचीत करेंगे।
माननीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा जी के नेतृत्व में भी गोवा आया हुआ है। ये गोवा में जो चुनाव की जो तैयारियां हैं उनका जायजा लेंगे। सबसे पहले इनकी मीटिंग राजनीतिक दलों के साथ है, उसके बाद से ये राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और पुलिस नोडल ऑफिसर की तैयारियों का जायजा लेंगे। उसके बाद इनकी मीटिंग केंद्र और राज्य सरकार के इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के साथ में है। उसके बाद जो वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम है जिसको स्वीप बोलते हैं, तो उसमें गोवा की एक्टिविटीज का जायजा लेंगे और उसके बाद गोवा के सभी कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों के साथ मीटिंग लेंगे। उसके बाद राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ मीटिंग लेंगे और अंत में कल ये प्रेस के साथ मीटिंग करेंगे। सऊदी अरब ने कोवैक्सीन लगवा चुके भारतीय नागरिकों को प्रवेश की अनुमति दे दी है। खाड़ी देश स्थित भारतीय दूतावास ने घोषणा की है कि सऊदी अरब ने अब भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को कोविड टीके की स्वीकृत सूची में शामिल कर लिया है। विश्व आर्थिक फोरम ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमण को देखते हुए अपनी वार्षिक बैठक स्थगित कर दी है। आर्थिक रूप से सशक्त देशों और अग्रणी कॉरपोरेट प्रतिनिधियों की वार्षिक बैठक 17 और 21 जनवरी के बीच होनी थी। अब बैठक सर्दियों के बाद होगी। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग एक राष्ट्र का जन्म, भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। मुर छत्तीसगढ़ के माटी ते भारत माँ के साथी। आज की कड़ी में हम चर्चा करेंगे क्रांतिकारी ठाकुर प्यारेलाल की, जिनका जन्म 21 दिसंबर 1891 को छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के दैहान में हुआ था। उन्होंने जनता को राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जगाया और वे श्रमिक आंदोलन के संस्थापक और छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन के नेता के रूप में व्यापक रूप से जाने जाते हैं। मैं मजदूर, मुझे देवों की बस्ती से क्या, अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए। राष्ट्रीय जीवन में उनके अमूल्य योगदान के लिए उन्हें त्याग मूर्ति की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया, जिसका अर्थ है बलिदान का प्रतीक। कानून में उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद 1906 में वो बंगाल के क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। उन्होंने क्रांतिकारी साहित्य को बढ़ावा देना और विद्यार्थियों को संगठित करना शुरू किया। 1920 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में राजनांदगांव मिल श्रमिकों ने हड़ताल शुरू की, जो 37 दिन तक चली। इतनी लंबी अवधि की ये भारत की पहली हड़ताल थी और ये श्रमिकों के काम के घंटों को कम करने में सफल रही। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत के साथ उन्होंने ब्रिटेन से भारतीय स्वतंत्रता के लिए अभियान शुरू किया। 1923 में ठाकुर प्यारेलाल ने छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में ध्वज सत्याग्रह का नेतृत्व किया। 1924 में उन्होंने राजनांदगांव में एक और मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया, जिसके परिणाम स्वरूप श्रमिकों को और रियायतें मिली। वे 1925 में रायपुर चले गए और हिंदू मुस्लिम एकता और समाज के निचले वर्गों के उत्थान की दिशा में काम किया। अंग्रेजों ने राष्ट्रवादी गतिविधियों के लिए उन्हें कई बार जेल भेजा। प्यारेलाल 1937 में रायपुर नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने छत्तीसगढ़ क्षेत्र के बुनकरों को संगठित करने के लिए 1945 में छत्तीसगढ़ बुनकर सहकारी संघ की स्थापना की। स्वतंत्रता के बाद ठाकुर प्यारेलाल ने 1950 में भारत के उत्तर पूर्वी हिस्सों की यात्रा की, जिसका उद्देश्य लोगों के बीच शिक्षा को प्रोत्साहित करना था। इसी उद्देश्य से उन्होंने राष्ट्र बंधु प्रकाशन का शुभारंभ किया। 1951 में प्यारेलाल ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और एक गांधीवादी संगठन अखिल भारतीय किसान मजदूर पार्टी के सदस्य बन गए, जिसके अध्यक्ष आचार्य कृपलानी थे। 1952 में वो रायपुर से विधानसभा के लिए चुने गए और विपक्ष के नेता बने।
उन्होंने विनोबा भावे के भूदान और सर्वोदय आंदोलन को छत्तीसगढ़ तक फैलाने में मदद की। उन्होंने अगले 2 वर्षों में भूदान आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए गांवों का दौरा करते हुए पूरे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पैदल यात्रा की। भूदान आंदोलन के संदेश को फैलाने के लिए उन्होंने 1954 में 2200 मील चलने और 3 महीने में 300 से अधिक गांवों का दौरा करने का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए एक अनुपम शुरुआत की। 20 अक्टूबर 1954 को अस्वस्थ महसूस करने के बावजूद उन्होंने अपना भाषण देना जारी रखा। उसी समय उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। 22 अक्टूबर 1954 को खानून नदी के तट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। हम इस महान राष्ट्रवादी को सलाम करते हैं, जो अपने जीवन के अंतिम सांस तक जन जन की बेहतरी के लिए काम करते रहे। 21 दिसंबर 1909 औरंगाबाद के 17 वर्षीय छात्र अनंत लक्ष्मण कन्हेरे ने नासिक के मजिस्ट्रेट जैक्सन को एक थिएटर में गोली मार दी, जहां उनके ट्रांसफर की पूर्व संध्या पर उनके सम्मान में एक नाटक का मंचन किया जाना था। कहा जाता है कि जैक्सन को गोली इसलिए मारी गई थी क्योंकि उसने स्वतंत्रता सेनानी और विनायक दामोदर सावरकर के बड़े भाई गणेश सावरकर को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जैक्सन ने गणेश सावरकर को कवि गोविंद के गीतों की 16 पृष्ठ की किताब छापने के लिए गिरफ्तार किया था, क्योंकि उनका मानना था कि अभिनव भारत सोसाइटी देशद्रोही गतिविधियों में लिप्त थी। कृष्णाजी कर्वे, विनायक देशपांडे और अनंत कन्हेरे ने बॉम्बे के आयुक्त के पद पर स्थानांतरण से पहले जैक्सन को मारने का फैसला किया। जैक्सन के विदाई समारोह में अनंत ने योजना को अंजाम देने का फैसला किया। 21 दिसंबर 1909 को जब जैक्सन विदाई समारोह में आए तो अनंत ने उनके सामने कूदकर 4 गोलियां मारी, जिससे जैक्सन की तुरंत मौत हो गई। इस हत्या ने नासिक, पुणे और मुंबई में काफी सनसनी फैला दी और यहाँ तक कि सहानुभूतिपूर्ण और लोकप्रिय जिला अधिकारी के रूप में जैक्सन के प्रतिष्ठा के कारण भारतीय राष्ट्रवादियों में बेचैनी पैदा कर दी। अनंत कन्हेरे, कृष्णाजी कर्वे और विनायक देशपांडे पर बॉम्बे कोर्ट में मुकदमा चलाया गया और 19 अप्रैल 1910 को शहीद हुए। हम शहीदों को सलाम करते हैं। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण ही खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। आकाशवाणी वर्षांत श्रृंखला के अंतर्गत वर्ष 2021 की प्रमुख झलकियां प्रस्तुत कर रहा है। आज हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना और पोषण अभियान की चर्चा करेंगे। केंद्र सरकार बालिकाओं की शिक्षा और उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। महात्मा गांधी ने कहा था कि यदि आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो आप एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, लेकिन यदि आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आप पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं। लड़कियों की शिक्षा लड़कियों को स्कूल भेजने से कहीं आगे जाती है। यह भी सुनिश्चित करने के बारे में है कि लड़कियां स्कूल में सीखें और सुरक्षित महसूस करें और शिक्षा के सभी स्तरों को पूरा करने के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त करें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया एक ऐसा सामाजिक अभियान है जिसका उद्देश्य बालिकाओं को शिक्षित करने में आने वाली बाधाओं को दूर करते हुए समग्र परिवर्तन लाना है। सामुदायिक प्रयासों के माध्यम से बालिकाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं जन्म के समय लिंग चयन को रोकने और लड़कियों की शिक्षा का समर्थन करने के लिए सकारात्मक माहौल भी बनाया जा रहा है। इस योजना ने बाल लिंग अनुपात में सुधार लाने में आने वाली दिक्कतों को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पोषण अभियान के तहत पोषण गुणवत्ता में सुधार और वितरण तंत्र को मजबूत करने के लिए उल्लेखनीय कदम उठाए गए हैं। नतीजतन पूरे देश में 5 साल से कम उम्र के बच्चों के पोषण के स्तर में सुधार हुआ है। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
ढाका में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। मनप्रीत सिंह की अगुवाई में टीम इंडिया अभी तक अजय रही है। भारत अंक तालिका में 10 अंकों के साथ शीर्ष पर है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड के साथ हल्का कोहरा छाया रहेगा। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। उत्तर में श्रीनगर, जम्मू, लेह और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। मुजफ्फराबाद में शाम या रात में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in हिंदी पर भी उपलब्ध है। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न फिर सुन लें। सितंबर 1942 में असम के गोहपुर में भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थन में ग्रामीणों के हथियार रहित जुलूस का नेतृत्व करने वाली 18 वर्षीय युवती को पुलिस ने गोली मार दी थी। इस युवा शहीद युवती का नाम बताएं। आप अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। आकाशवाणी के साथ अमृत महोत्सव क्विज में भाग लेकर स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के आयोजनों में शामिल हों। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में प्रयागराज का दौरा करेंगे। विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे जिसमें 2 लाख महिलाएं भाग लेंगी। स्वसहायता समूह की 16 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 1000 करोड़ रुपए की राशि भी हस्तांतरित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी कंपनियों के प्रमुखों से बजट पूर्व विचार विमर्श किया। लोकसभा ने मतदाता सूची को आधार संख्या से जोड़ने का विधेयक पारित किया। परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जनजातियों के लिए 9 विधानसभा सीटें और अनुसूचित जातियों के लिए 7 सीटों का प्रस्ताव किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ से इस वर्ष अक्टूबर में 12,73,000 सदस्य जुड़े। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने टाटा सन्स द्वारा एयर इंडिया के अधिग्रहण की मंजूरी दी। सऊदी अरब ने कोवैक्सीन लगवा चुके भारतीय नागरिकों को प्रवेश की अनुमति दी। और एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी के सेमीफाइनल में आज ढाका का भारत में सामना जापान से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।